हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड वी विल कवर एक्सरसाइज क्वेश्चन 12 टू 22। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला शीट के साथ। नॉट फॉर रोटेशनल डायनामिक्स, जब भी आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो ऑफकोर्स न्यूमेरिकल करने से पहले उसके लिए लास्ट में एक फॉर्मूला शीट इज़ वेरी कंपलसरी। हमें चैप्टर तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज ऑफ जब तक हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे चैप्टर के तो हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। एंड जब हमें चैप्टर समझ में आ जाएगा तो इन वेरी शॉर्ट हमें क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूलाज को साथ में लेके बैठना है, फॉर्मूला शीट को साथ में लेके बैठना है ताकि न्यूमेरिकल बहुत ईजी वे में हो जाए और उनकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने स्टार्टिंग क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, अभी ओनली मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताऊंगी। ओके, तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला रोटेशनल की फॉर्म में लिखा है एस इक्वल टू आर थीटा। फॉर्मूला कैसे आया, यहाँ पे व्हाट इज द एस, एस इज द डिस्टेंस, थीटा इज द एंगल, और जब भी आप लीनियर और एंगुलर को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एस इक्वल टू आर थीटा। इन द सेम वे बी इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज अवर रेडियस, वी इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इन द सेम वे A equal to R alpha. Alpha is angular acceleration and A is linear acceleration. In the same way, अगर हम यहाँ पे rotational motion के अंदर acceleration calculate करते हैं तो we need two type of acceleration, tangential plus rotational. In the same way, omega equal to theta upon t कैसे आया, जब हम velocity को लिखते हैं distance upon time तो omega क्या हो गया, s को किससे replace करोगे, theta से, time will be time, तो ये हो गया omega equal to theta upon t. In the same way, acceleration, angular acceleration का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा अपॉन टी। व्हाट वी कैन राइट टू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, और वी कैन राइट टू पाई अपॉन टी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम है दोनों की दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, अब हम आते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज थे जहां पे हमने क्या किया था, लीनियर को और एंगुलर को कंपेयर किया था, तो ये सारा कंपैरिजन पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने फॉर्मूलाज पे, तो जो जहां पे बेसिकली रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर हमने किया क्या है, तो देखो रोटेशनल डायनेमिक्स इज अ चैप्टर जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज सर्कुलर मोशन एंड द सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन। तो जो सर्कुलर वाला पार्ट है हमने वहां पे व्हीकल्स की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है, व्हीकल्स की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है डिफरेंट केस में लेके। तो जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग वाला कंसेप्ट होता है कि अगर आप मान लीजिए अनबैंक रोड लेते हैं तो इसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है तो वहां पे ऑफकोर्स म्यू एक फैक्टर आ जाता है जो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। इसके बाद एक कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक साल छोड़कर एक साल बार बार रिपीट होता ही है। एंड पेंडुलम का फॉर्मूला इट्स वेरी लिमिटेड, आपको केवल टाइम पीरियड का फॉर्मूला आना चाहिए, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा। तो वन थिंग इज वेरी कॉमन कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको आर की फॉर्म में लेना होगा, कभी कभी आपको एल की फॉर्म में लेना होगा। तो ठीक है, तो आर की जगह हम यहाँ पे इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिखते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसका डेरिवेशन है ऑफकोर्स वी डिड इन द प्रीवियस क्लासेस, बट अभी के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इन द सेम वे टेंशन कितना लिखता है, तो दैट इज इक्वल टू एम जी अंडर रूट 1 प्लस आर अपॉन एच होल स्क्वायर। इसके बाद व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर आर और v square by r, or you can write omega square r. In the same way, what is the centripetal force, that is mv square by r, or you can write m omega square r. कुछ नहीं किया यहाँ पे, v की जगह हमने क्या किया है, r omega को पुट किया है। तो जैसे ही आप v की जगह r omega पुट अप करोगे then you will find this value. Okay, the one thing is very very important कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई रोटेशनल पाथ होता है तो इसके अंदर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों की दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड देन व्हाट वी कैन राइट tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय r जी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर बेटा ऐसा होता है कि आपको मोस्ट ऑफ केस में हाईएस्ट पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे एंड लोएस्ट पॉइंट के अंदर टेंशन, वेलोसिटी या एनर्जी को कैलकुलेट करना होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। मिड पॉइंट पे कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। इन द सेम वे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट जी आर। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट 5 जी आर। एंड मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट
3 gr. ओके, इन द सेम वे टोटल एनर्जी तो देखिए दोनों में सेम रहेगी. एक्चुअली क्या होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, काइनेटिक विल चेंज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल विल चेंज इनटू काइनेटिक, बट जो टोटल एनर्जी सेम रहेगी. लोएस्ट पॉइंट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है. अगर हम मैक्सिमम पॉइंट की बात करें, टॉप पॉइंट की बात करें, ठीक है, पीक पॉइंट पे, तो यहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डेरिवेशन, एंड जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, इसका डेरिवेशन पार्ट में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज 5/2 mgr, लोएस्ट पॉइंट पे भी 5/2 mgr, मिड पॉइंट पे भी 5/2 mgr. ओके, काइनेमैटिक्स इक्वेशन ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है जो केवल जो मोशन की 3 इक्वेशन है उन्हीं से आई है. जैसे v = u + at, तो फाइनल velocity is omega, initial velocity is omega naught, and linear acceleration will change into angular प्लस अल्फा टी हो जाएगा. ओके, इन द सेम वे s = ut + ½ at स्क्वायर होता है. यहाँ क्या हो गया, थीटा = ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2as होता है. तो यहाँ पे s की जगह हमने क्या लिखा है, थीटा. तो ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा थीटा. इसके बाद आते हैं रोटेशनल पार्ट पे. अभी तक हम लोगों ने जितना भी पार्ट देखा दैट वाज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन. अब हम देखेंगे रोटेशनल मोशन का पार्ट. तो देखिए सबसे पहले जैसे ही रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है I = mr². इन द सेम वे अगर हम एनर्जी देखेंगे कि जो रोटेशनल मोशन है उसकी एनर्जी क्या होती है, तो दैट इज = ½ I ω². कैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा, एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ½ mv². ओके, ½ mv². तो मास को रिप्लेस किया इनर्शिया से, लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस किया एंगुलर वेलोसिटी से, एंड यहां से हमें एनर्जी का फॉर्मूला मिला ½ I ω². इन द सेम वे टॉर्क कहां से आया, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. टॉर्क क्या हो गया, मास को I से रिप्लेस किया, लीनियर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्लेस किया, टॉर्क का फॉर्मूला आया I अल्फा. इन द सेम वे I = mk². ये वाला केस है रेडियस ऑफ जायरेशन का. आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि जो भी रोटेशनल मोशन का पार्ट है उसके वीडियोस आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बिकॉज ऑफ अगर ये पार्ट आपको कंसेप्चुअली समझ नहीं आया तो इसके न्यूमेरिकल्स भी समझ नहीं आएंगे. ओके, टोटल एनर्जी = ½ mv² ब्रैकेट में 1 + k² r². व्हाट इज k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन. इन द सेम वे अगर हम रोलिंग मोशन के केस में वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज √2gh अपॉन 1 + k² r². एंड एक्सेलरेशन रोलिंग मोशन के केस में कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज = g sin थीटा अपॉन 1 + k² r². इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगी, पैरेलल एक्सिस की एंड परपेंडिकुलर एक्सिस की. पैरेलल एक्सिस के न्यूमेरिकल्स बहुत बार रिपीट होते हैं, दैट इज I0 = IC + mh². ओके, तो ये यहाँ पर होता है कि सेंटर एक्सिस पे और पैरेलल एक्सिस पे अगर आपको सेंटर के अक्रॉस जो ये पैरेलल एक्सिस है इस पे भी इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो इसका ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर एक्सिस = IZ = IX + IY, एंगुलर मोमेंटम = L = I ω. ओके, इन द सेम वे ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट शेप्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी. जैसे रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr². डिस्क के केस पे ½ mr², सॉलिड स्फीयर के केस पे 2/5 mr², रॉड के केस पे 1/12 ml², एंड सॉलिड सिलेंडर के केस में mr²/4 + ml²/12. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप्स हैं जिनके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए. नाउ वी कैन स्टार्ट द न्यूमेरिकल इन वेरी इजी. समहाउ एन ant is stuck to the rim of bicycle wheel of diameter 1 meter. एक साइकिल है जिसकी रिम के अंदर, ठीक है, आंट स्टक हो जाती है और इसका जो डायमीटर है कितना है, 1 मीटर का है. ओके, वाइल द बाइसिकल इज ऑन सेंटर स्टैंड. अगर हम साइकिल को सेंटर स्टैंड पे डालते हैं तो जो उसके व्हील्स हैं ऑफकोर्स वो रोटेट होने लगेंगे, और जब व्हील्स रोटेट होने लगेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड. तो देखिए अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन रीड किया, सबसे पहले देखते हैं इसमें डेटा क्या क्या है. सबसे पहले जो आंट स्टक हो रही है, व्हील का डायमीटर गिवन है कितना है, 1 मीटर है. तो आपको डायमीटर कितना मिल रहा है, 1 मीटर. एंड गाइस वी नो वेरी वेल कि जो सबसे ज्यादा काम आती है हमारी, क्या काम आती है, रेडियस आती है. रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2. ठीक है, अगर आपने डायमीटर 1 मीटर है तो 1 का हाफ कितना हो गया, 0.5, एंड 0.5 इज अवर रेडियस.
रेडियस, तो हमें रेडियस गिवन है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है आपको, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, दैट इज फाइन कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अगर नहीं भी लिखी होती तो यहाँ पे देखो क्या है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है। अब स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी कितनी थी 0 थी, और जैसे ही उसको रोटेशन पे डाला तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू 2 आरपीएस, और इसको करने में कितना टाइम लग रहा है 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। आगे गिवन है कि विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय आंट इन दीज 10 सेकंड। अब हमें क्या करना है 10 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। तो देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। ओके तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लेते हैं। तो ऐसा आप कैसे कैलकुलेट करोगे v इंटू टी। ओके वेलोसिटी को क्या लिखते हो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे s डिस्टेंस क्या होता है मीटर, ये आप लोगों को पता है। इन द सेम वे अब हमें क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इसको हम एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर द सेम थिंग। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला ओमेगा का, तो लीनियर वेलोसिटी v को रिप्लेस किया ओमेगा से, s को रिप्लेस किया थीटा से, एंड टाइम को रिप्लेस किया t से। टाइम तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी सेम रहता है, ये ध्यान रखना है s को किससे रिप्लेस करते हैं थीटा से। जो डिस्टेंस लीनियर में s होती है वही एंगल के अंदर क्या हो जाती है थीटा हो जाती है। ओके तो यहां से आपको मिला ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अब इन द सेम वे थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया यहां से ओमेगा इंटू टी। अगर हम यहाँ पे ओमेगा के बाकी बात करें तो ओमेगा क्या होता है यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एम आई राइट। इन द सेम वे थीटा क्या हो गया यहाँ पे रिवॉल्यूशन। ओके तो इन द सेम वे अगर हमें यहाँ पे रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला चाहिए तो थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। ओके तो आई होप सो यहां तक सबको समझ आया है। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करेंगे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 रख देंगे, ऐसे नहीं रखनी है। अगर ऐसे रखा तो गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा है हमें क्या लिखना है एवरेज लेना है और एवरेज निकालना पड़ेगा। तो मतलब स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी 0 थी, एंड बाद में कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। तो दोनों का एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के लिए 2 टर्म्स लिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 2/2 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 1 आरपीएस आपका आंसर आएगा। ओके तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। लेकिन हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ये हम लोग पढ़ते हैं स्पीड के केस में। जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आप कैसे करोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो हमने स्टार्टिंग क्लासेस में ही पढ़ा है, और यही अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके स्पीड होती तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है तो दैट मींस वी विल टेक इनिशियल फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमने सेम यही किया। यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारा, थीटा क्या है ओमेगा इंटू टी, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली 1, टाइम कितना है कितने सेकंड में करना है 10 सेकंड में, तो ये हमारा आंसर आ गया 10 रिवॉल्यूशन। ओके अब द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपको निकालना है टाइम टेकन बाय इट्स फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा है एंड इसके बाद लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा है। ओके हमें फर्स्ट और लास्ट के लिए कैलकुलेट करना है। तो हम टाइम के लिए इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, मोशन की तीनों इक्वेशंस का ही यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, द सेकेंड वन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके अब देखो हमें टाइम चाहिए तो ऑफ कोर्स हम ये थर्ड वाली इक्वेशन तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं है।
है। अब बचा फर्स्ट और सेकंड, तो देखो इसको भी चूज करना इट्स वेरी मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके कि क्योंकि कुछ आंसर्स होते हैं जो दोनों इक्वेशन से आ जाते हैं, कुछ आंसर्स होते हैं जो एक ही इक्वेशन से आते हैं, ओके। तो देखो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखें और कंपेयर करें, तो एक टर्म ऐसी है जो यहाँ पर है और यहाँ नहीं है, दैट कौन सी टर्म है, एस वाली टर्म है ना, एस वाली टर्म है, डिस्टेंस है, ओके। और हमारे पास यहाँ पे थीटा है, मतलब देखो what I am going to mean, what I going to say कि यहाँ पे जो s है अगर हम इसको एंगुलर में कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू यू टी, तो मतलब ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इसको ये हमने एंगुलर की फॉर्म में कंपेयर किया। अब हमारे काम का थीटा तो बहुत है, क्योंकि हमें थीटा के थ्रू ही तो टाइम कैलकुलेट करना है। तो अगर हमने थीटा ही नहीं लिया तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे एस नहीं है, टाइम नहीं है, तो व्हाट इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज, हम यूज करेंगे सेकंड वन इक्वेशन, ओके। कौन सी इक्वेशन, सेकंड वन इक्वेशन। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसे इरेज कर रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से समझ आया है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा पार्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, ओके। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमने बेसिक इक्वेशन लिया है, एंड इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहां पे हो गया थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। अब देखो द वन थिंग इज क्लियर कि जो ओमेगा नॉट है ये तो जीरो है। अब जीरो को आपने किसी से भी मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही आएगा, ये हो गया आपका हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टी, है ना, टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। कौन से रिवॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए और लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू रख दी 1, क्योंकि हमें फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करना है। इनटू आ गया अल्फा, इनटू हो गया टी स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा तो है नहीं, अगर अल्फा होता तो ये इजीली सॉल्व नहीं हो जाता, तो हम अल्फा सॉल्व कर लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन सॉल्व कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया 1/5। तो आप यहाँ पे इजीली टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, ये 2 इधर गया, 2 टी स्क्वायर चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई में गया, और इधर अल्फा है ये नीचे आ गया, ओके। तो 2 बाई अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू है 1/5। तो यहाँ पे 1/5 हमने पुटअप किया, टी स्क्वायर हमें कितना मिला, 10 मिला। टी की वैल्यू कितनी मिल गई, √10, तो जो 3 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा, और यू कैन राइट √10 सेकेंड ऑल्सो, ओके। तो ये तो हमने कर लिया फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम को कैलकुलेट। रिवॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट किया है, थीटा से। अब आता है लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली ये थीटा क्या है, ओके। तो सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट रिवॉल्यूशन, ओके, फर्स्ट रिवॉल्यूशन। अब अगर आपको यहाँ पे टी की वैल्यू आपने 2 रखी ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेकंड रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब ये है कि वो 2 रिवॉल्यूशन तक कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा, 2 रिवॉल्यूशन तक के लिए कैलकुलेट करेगा। इन द सेम वे जैसे ही आपने थीटा की वैल्यू रखी यहाँ पे 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थर्ड रिवॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करेगा, वो थर्ड रिवॉल्यूशन तक कैलकुलेट करेगा, ओके। तक में और दोनों में डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। एक है कि कंप्लीट 3 के लिए कंप्लीट करेगा, एक ओनली 3। दिस इज द वेरी डिफरेंस, द कंप्लीट 3 एंड द ओनली 3। ओनली 3 का मतलब क्या है, केवल 3, ठीक है, केवल 3 सेकंड के लिए, 3 रिवॉल्यूशन के लिए। और यहाँ पे मीनिंग है कि पूरा 3 तक का, ठीक है। तो इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे 9 रिवॉल्यूशन तक जाते हैं, 9 रिवॉल्यूशन तक जाते हैं, तो ये केवल क्या करेगा, पूरा कंप्लीट 9 रिवॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करेगा। अब द क्वेश्चन इज कि हमें तो लास्ट के लिए चाहिए। अगर हम लास्ट के लिए लेके चलते हैं, थीटा की वैल्यू 10 रख देते हैं, तो वो तो लास्ट तक होगा, ठीक है। आप थीटा की वैल्यू, आपने ये सोचा होगा कि ठीक है टी की वैल्यू यहाँ पे 1 पुटअप करी है, अब चलो लास्ट के लिए करना है तो 10 पुटअप कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरे 10 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम आएगा, ओके। और हमें क्या चाहिए, हमें केवल 10th रिवॉल्यूशन का टाइम चाहिए। तो हम बेटा क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि जो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है कितने सेकंड में हो रहा है, यहाँ पे साफ लिखा है, क्लियरली मेंशन है कि जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है टोटल कितने में हो रहे हैं, 10 सेकंड में हो रहे हैं। कितने सेकंड में हो रहे हैं, 10 सेकंड के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमको ये पता है कि हमें लास्ट का टाइम चाहिए, तो हमने क्या किया, पूरा 9 तक का टाइम कैलकुलेट किया, 9th रिवॉल्यूशन तक का
टाइम कैलकुलेट किया। अब हमारे पास पूरा टाइम तो 10 सेकंड है, हम 9 रिवॉल्यूशन तक के लिए टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 10 में से जो भी टाइम आएगा उसको माइनस कर देंगे तो अपने को लास्ट वाले का टाइम मिल जाएगा। ये ट्रिक हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि केवल लास्ट वाले थीटा की वैल्यू 10 रखी आंसर आया, नहीं, क्योंकि वो लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए नहीं है, वो लास्ट वाले के लिए है। तो हमको इसी तरीके से यहां पे कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, पूरा 10 सेकंड के लिए कैलकुलेट कर लिया। पूरा 10 सेकंड का तो हमारे पास टाइम है, हम लास्ट तक का कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 तक का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर 10 में से 9 वाले को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए, ये वाला पार्ट तो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही चुकी हूं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से टी स्क्वायर और नीचे बेस में है 1, ताकि आपको पता चल जाए कि ये किसके लिए है, 1 सेकंड के लिए। ओके, तो यहाँ पे एज इट इज यू कैन सी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, ये ओमेगा नॉट टी वाली टर्म 0 हो गई, हाफ अल्फा टी स्क्वायर बचा, थीटा की वैल्यू हमने रखी 1, हाफ अल्फा इज 1/5, ये हो गया टी स्क्वायर की वैल्यू आई 10, तो T1 कितना मिल गया, √10। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 9 रिवॉल्यूशन के लिए। ओके, तो थीटा की वैल्यू हमने रखी 9, हाफ 1/5 टी स्क्वायर एंड नीचे लिया 2, तो मतलब हमें पता चल गया सेकंड वाला टाइम है। ओके, तो एज इट इज हमने देखो यही किया था, थीटा इक्वल टू क्या था, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे थीटा हम 9 के लिए कैलकुलेट करें, 9 रिवॉल्यूशन के लिए, ताकि हमें केवल 10 वाला मिल जाए। हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/5 एंड दिस इज द टी स्क्वायर। ओके, तो नाउ यू कैन सी ये बचा 1 एंड ये 1/10 टी स्क्वायर, तो ये 10 9 90 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी मिली, √90। आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 9.486। √90 को सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, 9.846 मिलेगा। ओके, अब देखो लास्ट रिवॉल्यूशन चाहिए, तो अब हमारे पास आ गया, हमारे पास टोटल टाइम है, कितना टाइम है, टोटल टाइम है 10 सेकंड। अब उसमें 9th वाले तक का माइनस कर दिया, 9th के लिए कितना है, 9.486, तो हमें लास्ट रिवॉल्यूशन का टाइम मिल गया, कितना मिला, 0.514 सेकंड। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था, थोड़ा ट्रिकी था, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई एम डैम श्योर जो ये इसके कंसेप्ट यहाँ पे सीखोगे आप, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, coefficient of static friction between a coin and gramophone disc is 0.5। अब यहाँ पे हमें coefficient of static friction दिया है, तो हमें सबसे पहले आना चाहिए कि static friction को डिनोट किससे करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5। रेडियस ऑफ डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, तो जो यहाँ पे एक कॉइन है और एक ग्रामोफोन है। ओके, तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, डिस्क का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो जो ये डिस्क है इसका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। आगे given है initially the center of the coin is pi सेंटीमीटर away from the center of the disc। आगे given ये है कि जो स्टार्टिंग में जो हमारा कॉइन है वो पता है किधर रखा है, पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। ओके, कहीं बीच में रखा है, तो हमारे पास 2 रेडियस हो गई। स्टार्टिंग में कॉइन कहां पे रखा है, पाई सेंटीमीटर पे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई किया, R1 कितना है, पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड इसके बाद बता रखा है कि जो दूसरी रेडियस है, जो इसकी एक्चुअल रेडियस है, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, आगे पूछा है कि at what frequency, okay, at what minimum frequency will it start slipping from there। ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, इसके साथ ये भी कैलकुलेट करना है बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। ओके, और फ्रीक्वेंसी में किस तरीके का चेंज आएगा जब जो हमारा कॉइन है वो कहां हो जाएगा, रिम पे आ जाएगा। वंस अगेन वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन की देखो, सबसे पहले एक हमने ग्रामोफोन लिया है, एक कॉइन लिया है, कॉइन कहीं सेंटर पे रखा है, उनका स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, इसकी जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है। अभी कॉइन है वो आराम से यहां पर है, कहीं इसकी पोजीशन ये है, लेकिन ये स्लिप नहीं हो रहा। क्यों, ऑफ कोर्स क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, तो ये स्लिप नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये कॉइन स्लिप नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा क्या हो कि ये कॉइन स्लिप हो जाए, जब फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा तो कॉइन क्या स्लिप होते होते रिम पे चला जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ऑफ कोर्स इस केस के अंदर अगर आप देखोगे, इस केस पे आप देखोगे तो देखिए एक सर्किल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई चीज जो कॉइन को बाहर खींचेगी वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। ओके, तो ये स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने सीखा था जब हम लोगों ने इस टाइप के डेरिवेशन किए थे। तो
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, और जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा या इसके इक्वल हो जाएगी तो कॉइन स्लिप नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू एम जी। ओके, व्हाट इज म्यू? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एज इट इज हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, एम ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हुआ, आपको क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू म्यू जी। ओके, ओमेगा की वैल्यू पुटअप करी 2 पाई एफ का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर म्यू जी। ओके, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे कौन सी रेडियस के लिए सॉल्व करना है? जब ये कितने सेंटीमीटर पे है? कितने सेंटीमीटर पे? पाई सेंटीमीटर पे है। कितने सेंटीमीटर पे? पाई सेंटीमीटर पे। तो हम सबसे पहले जो आर है वो R1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू जी, आप यहाँ पे अगर F1 स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, अगर आपने इसको F1 ले लिया और इसको R1 ले लिया, तो ये F1 स्क्वायर चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या हो गया? म्यू जी, बाकी सारी टर्म नीचे 4 पाई स्क्वायर R1। ओके, अब हम म्यू की वैल्यू पुटअप करेंगे, कितना है? 0.5। जी की वैल्यू पाई स्क्वायर गिवन है, 4 पाई स्क्वायर है। ओके, एंड इसके बाद R1 की वैल्यू कितनी है? पाई इंटू 10 टू पावर -2। ओके, अब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, आपको क्या मिलेगा? तो एज यू कैन सी यहाँ पे पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये 10 टू पावर -2 में है, ये ऊपर गया तो किस में हो गया? 100 पे हो गया। एंड ये 0.5 नीचे है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? नीचे ले जाके 10 ले जा सकते हो, तो कैंसिल आउट होगा 2 से, तो ये 4 2 जा 8 पाई, और ऊपर क्या मिला हमें? 100। तो 100 अपॉन 8 पाई आया, कैंसिल आउट किया, कितना हुआ? 25/2 पाई। F1 स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे अंडर रूट आ गया 25/2 पाई, और हमें आंसर मिला 5/√2 पाई रोटेशन पर सेकंड। ओके, तो ये हमारा आंसर आया। अब आप ये बोलोगे कि मैम ना बुक में तो ये आंसर नहीं है, तो क्या आपने गलत तरीके से किया है या बुक में गलत किया है? बेटा यहाँ पे जो आपने कॉइन का जो यहाँ पे पाई सेंटीमीटर अवे बता रखा है ना, अगर आप इसे 2 सेंटीमीटर लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। हमने एज इट इज उसी तरीके से किया है जिस तरीके से क्वेश्चन पे किया है। ओके, तो 2 सेंटीमीटर रख के आपको सॉल्व करना है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, अब ये तो हमने फ्रीक्वेंसी बता दी कि एग्जैक्टली फर्स्ट केस में क्या फ्रीक्वेंसी थी। अब हमें ये बताना है कि भाई अगर ये जो कॉइन है वो ऑलमोस्ट रिम पे आ जाए, तो मतलब पहले वाले की कंपैरेटिवली उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस पड़ेगा, तो हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो देखो वी नो वेरी वेल इस फॉर्मूले से कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज टू आर है, और ये मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज टू आर ही क्यों ले रही हूं, मैं बाकी क्यों कुछ नहीं ले रही? क्यों? क्योंकि मेरे पास और है ही क्या, मुझे तो रेडियस से कंपेयर करना है ना, तो इसलिए मैंने इसे क्या किया? रेडियस से कंपेयर किया। नाउ वी नो वेरी वेल कि एफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन लिखेंगे, तो देखो क्या हो गया? F1/F2। तो F1 के लिए आई कैन राइट 1/R1 और F2 के लिए आई कैन राइट 1/R2, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है रेडियस है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो F1/F2, आई एम सो सॉरी, F1 स्क्वायर बाई F2 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर आएगा है ना, F1 स्क्वायर, एज यू कैन सी द फॉर्मूला। तो ये हो गया R2/R1, एंड इन द सेम वे हमें F1/F2 क्या मिल गया? अंडर रूट में R2/R1। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखो मैंने ना दोनों इक्वेशंस को अपोजिट कर दिया, F2/F1 कर दिया। ओके, आप ऐसे भी आंसर आ सकता है, बट अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ओके, तो ये हो गया मेरा F2/F1 इक्वल टू अंडर रूट R1/R2, दोनों इक्वेशन को अपोजिट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करूंगी, तो आई नो वेरी वेल, अब देखो मेरा आंसर ही इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया था। मुझे पता था कि म्यू एंड जी तो दोनों की दोनों कांस्टेंट है। ओके, अब मैंने दोनों की रेडियस पुटअप करी कि जो R1 है, R1 कितना है? पाई इंटू 10 टू पावर -2। R2 कितना है? 8 इंटू 10 टू पावर -2, और ये 10 टू पावर -2 क्या होते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मुझे जो रेडियस यहाँ पे F2/F1 का रेशियो है कितना मिला? अंडर रूट में पाई/8। ओके, तो जो ये F2 है, सेकंड वन की फ्रीक्वेंसी है, ये कितनी ज्यादा होगी फर्स्ट वन की कंपैरेटिवली? तो अंडर रूट
5/8। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है सेकंड के केस में कितनी हुई, √5/8 हुई। तो यही हमें यहाँ से सॉल्व करना था और यही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। मतलब यहाँ पे जो रेसिंग ट्रैक हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 72 मीटर है। तो एग्जैक्टली वी विल राइट ये जो रेडियस है हमें कितनी मिली, 72 मीटर। वी आर नॉट एबल टू रिकमेंडिंग व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर। तो जो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है व्हीकल्स की वो कितनी होनी चाहिए, 216 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो किलोमीटर पर आवर है इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि स्पीड की यूनिट हम लोग क्या लेके चलते हैं, मीटर पर सेकंड। तो ये 216 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे कवर अप किया, कैसे हमने इसे सॉल्व किया, जो किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर कभी कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई किया, एंड आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो आवर्स को मिनट के लिए 60 एंड देन मिनट्स को सेकंड के लिए 60। तो 1000/3600 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आगे जो भी कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट करेंगे इसे। तो नाउ यू कैन से 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या मिला, 5/18। अगर आप इसे सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, 5/18 आपको मिलेगा। आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 60 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें मैक्सिमम स्पीड मिल गई, कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर पर सेकंड। अब आगे ये पूछा है विद व्हाट एंगल शुड बी रोड टिल्टेड, ये हमें किस एंगल से रोड को टिल्ट करना चाहिए, और इसकी मैक्सिमम बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एजेस बी विद रिस्पेक्ट टू इनर एजेस इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अब आगे ये बोला है कि जो ट्रैक है, ट्रैक कितना है, 10 मीटर वाइड है। तो हम इस तरीके का फिगर लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है हमारी रोड है, ठीक है, तो ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका ट्रैक हुआ, इट जस्ट एग्जांपल, दिस इज योर ट्रैक। तो ये आप लोगों को केयरफुली इस चीज को समझना है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसका फिगर भी यू कैन ड्रॉ। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले एक ट्रैक बनाया। ओके, अब ये ट्रैक को हमें क्या करना है, किस एंगल से टिल्ट करना है, इसी को ही आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये इसका कितना टिल्ट करेंगे, किस एंगल से टिल्ट करेंगे, वो हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है, यहाँ पे यू कैन कैलकुलेट इट्स हाइट्स, एंड ये इसकी जो विड्थ है ये हो गई, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल लेके हम ये इसने किस हाइट से टिल्ट किया, ठीक है, और ये किस एंगल से टिल्ट किया, और ये इसकी विड्थ कितनी है यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है। अब एज यू कैन सी द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसका है, एंगल ऑफ बैंकिंग का है। फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, स्टार्टिंग में ही हमने फॉर्मूलेज देखे। तो एंगल ऑफ बैंकिंग के केस में हम लोग क्या फॉर्मूला लेके चलते हैं, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। हमें क्या लेके चलना है, थीटा कैलकुलेट करना है, तो क्या हो गया, tan इनवर्स v²/rg। नो डाउट आपने एक फॉर्मूला याद किया है, v इक्वल टू √rg tan थीटा, बट ये आया तो यहीं से ही था, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या मिली, tan इनवर्स v²/rg। थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स, वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकंड, 60 स्क्वायर, r रेडियस कितनी है 72, और g की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 10 लेके चलते हैं। 60 इंटू 60 3600, 720 कैंसिल आउट किया, 72 5 जा कितना होता है 360 होता है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, हमें कितना मिला tan इनवर्स 5। अब एंटी लोग टेबल के थ्रू tan इनवर्स 5 को देखोगे तो कितना आएगा 78.69 डिग्री। ओके, तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया कि किस एंगल से जो रोड है वो टिल्ट हो रही है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एजेस बी विद रिस्पेक्ट टू इनर एजेस। तो ये जो इसकी आउटर एजेस की हाइट है, क्योंकि आप लोगों ने जब एंगल ऑफ बैंकिंग का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें ये देखा है ना कि जो आउटर एजेस है वो क्या होती है, ज्यादा हाइट पे होती है कंपैरेटिवली इनर एजेस। तो ये किस हाइट से ज्यादा है, बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एजेस बी विद रिस्पेक्ट टू इनर एजेस इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अगर ट्रैक कितना वाइड है, 10 मीटर वाइड है। ओके, तो एज इट इज हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रैक की विथनेस कितनी है, 10 है, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हर बोले से मैं सॉल्व करती हूँ। तो व्हाट इज पी, पी इज द परपेंडिकुलर, एच इज द हाइपोटेनस, बी इज द बेस, एच इज द हाइपोटेनस, P is the perpendicular, B is the base. तो perpendicular upon hypotenuse, तो perpendicular upon hypotenuse is sin theta। sin theta कितना मिला, H upon W। H की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, W sin थीटा। H विड्थ कितनी है, 10 है। sin थीटा कितना सॉल्व किया, 78.69 डिग्री। sin 78.69, अगेन लॉग टेबल यूज करोगे कितना होगा, 0.9805, 10 से मल्टीप्लाई किया, आपको कितना मिला 9.805 इज
हाइट। ओके, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रोड इन द क्वेश्चन 14 अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, तो जो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, हमें इसी का यूज करके रोड को डिजाइन करना है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8। विल देयर बी अ लोअर स्पीड लिमिट, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड दिस केस। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज जस्ट लाइक द सेम, बट इसके अंदर फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट किया है। जो बैंकिंग वाला कंसेप्ट है, इसके अंदर हमने डेरिवेशन भी दो पार्ट्स में किए थे। फर्स्ट डेरिवेशन जो हमने किया था उसमें हमने क्या किया था, फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट किया था। एंड सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को लेके चलते हैं। और जब फ्रिक्शनल फोर्स को लेके चलते हैं, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में ही गिवन है कि फ्रिक्शनल फोर्स है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वाला फॉर्मूला लिखा मिनिमम स्पीड के लिए। ओके, तो कितना होगा, आरजी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो एज इट इज आपको थीटा की वैल्यू पता है, ठीक है, म्यू की वैल्यू पता है। हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। व्हाट इज आर रेडियस 72 मीटर गिवन है, जी की वैल्यू 10 रखी, tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 78.4, तो tan 78.4 कितना हुआ 5। तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया है, म्यू एस की वैल्यू पुटअप करी, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज आप क्या करोगे, सारी की सारी वैल्यूज पुटअप करोगे, आगे सॉल्व करोगे, देन यू कैन गेट योर आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्किट इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.0.5 मीटर। तो एग्जैक्टली इन द फर्स्ट स्लाइड वी कैन से कि ये क्वेश्चन किसका है, वॉल ऑफ डेथ का, ठीक है, वॉल ऑफ डेथ का है। तो वॉल ऑफ डेथ के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आगे हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट 0.5, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। तो जो मिनिमम स्पीड है कितनी होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर जी बाई म्यू। आर की वैल्यू पुटअप करी 6.05, जी की वैल्यू पुटअप करी 10 एंड इसके बाद म्यू की वैल्यू पुटअप करी 0.5। तो आपको मिनिमम वेलोसिटी मिल गई, कितनी मिल गई, अंडर रूट 121। अंडर रूट 121 को सॉल्व करोगे तो कितना मिला, 11 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब आगे ये बोला है कि इफ द मास ऑफ द आर्टिस्ट 50 kg, इफ इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, सेम फॉर्मूला चलता है। हमें मास पता है, हमें जी का पता है, हमें स्पीड से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, तो बस आप 50 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा 500 न्यूटन। ओके, तो ये था 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम। तो देखो द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी कि ये पेंडुलम का क्वेश्चन है। पेंडुलम का क्वेश्चन देखते ही हमें फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब हमारे पास डेटा क्या है, जो पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 0.2 मीटर। आगे है मास है कितना है, 100 ग्राम है। ग्राम को किस में करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट, 1000 का डिवाइड किया, कितना आया, 0.1 kg। इसके बाद है कि सेट अप एज अ कॉनिकल पेंडुलम, इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम। तो बॉब कितना परफॉर्म कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 75 रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोटेशन पर सेकंड में, तो 75/60 मिनट है, सेकंड में चेंज करना है तो 60 में डिवाइड कर दिया, कितना आया, 5/4 रोटेशन पर सेकंड। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। अब हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है वो कैलकुलेट करना है। तो कॉनिकल पेंडुलम यू नो, इस टाइप के सर्कुलर मोशन, ये हम एक इसकी लेंथ लेके चलते हैं। ओके, एंड ये इसकी जो हाइट है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ओके, कि कितने इसकी हाइट है, एंड यहीं से हम लोग आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एज इट इज वी राइट द फॉर्मूला। अब हमें क्या चाहिए, हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काइनेटिक एनर्जी कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, हाफ mv²। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो है नहीं, अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑफ कोर्स एक सर्कुलर पाथ है तो ये हो जाएगा rg tan थीटा। तो rg tan थीटा से हम यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास r है,
आर है क्या हमारे पास, यहाँ पे जी है, जी की वैल्यू 10 होती है बट 10 थीटा तो नहीं है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम के फॉर्मूले से, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज। अब यहाँ से थीटा वी कैन कैलकुलेट, तो 2 पाई, टी है, टी नहीं है, तो टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन एन, तो व्हाट इज देन 5/4, तो ये हो जाएगा 4/5, तो 0.8 सेकंड। अब हमारे पास टाइम आ गया, हमें थीटा चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, टी स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, बेसिकली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एल लेना है, एच लेना है, ये चीज बहुत ध्यान से सॉल्व करनी है। ओके, तो एज इट इज इसका जो डेरिवेशन है उसमें भी आपने देखा था कि इस फॉर्मूले को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो एल कॉस थीटा है इसको वी कैन राइट एच, ठीक है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एल है, तो ये एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो लेंथ है ये इस तरीके से तो है नहीं और ये इसकी हाइट है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है कॉस थीटा एंगल बनेगा, तो एच किसके इक्वल हो गया, एल कॉस थीटा के इक्वल हो गया। तो बेसिकली जो ये एल कॉस थीटा है इसकी जगह मैंने पुटअप कर दिया एच। डेरिवेशन पार्ट में इसको डेप्थ में एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसको डेप्थ में देखना चाहते हैं कि किस तरीके से है तो कॉनिकल पेंडुलम वाला डेरिवेशन देख लेना, किस तरीके से सॉल्व किया आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एच पुटअप किया, एच इक्वल टू एल कॉस थीटा, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ऊपर नीचे किया है, जी का वैल्यू पुटअप किया 10, टी का वैल्यू पुटअप किया, टी कितना गिवन है हमें, टाइम पीरियड हमने सॉल्व किया 0.8 डिवाइडेड बाय 4 एंड पाई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दी 10। आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर कितना मिलेगा, 0.16 मीटर। तो ये तो हमने क्या किया, हाइट कैलकुलेट कर ली है। हाइट हमारे ऑफकोर्स यूज में आएगी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ओके, अब इन द सेम वे हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो cos थीटा हमें सॉल्व करना है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या चाहिए, cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये देखिए l cos थीटा कितना है, 0.16 मीटर। हमें थीटा चाहिए, cos थीटा कितना हुआ, 0.16 डिवाइडेड बाय l, l कितना है 0.2, तो ये l की वैल्यू पुटअप कर दी 0.2, कैंसिल आउट करोगे 0.8, थीटा कितना हुआ, cos इनवर्स 0.8, एंटी लोग टेबल का यूज करोगे एंड आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 36.87 इन डिग्री एंड इन रेडियन 36 डिग्री, ये सॉरी मिनट्स के अंदर, तो 5 मिनट्स। ओके, तो हम डिग्री लेके चलते हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आर जी टेन थीटा, आर की जगह हमने एल साइन थीटा पुटअप कर दिया। ओके, तो एज इट इज वंस अगेन आई विल सजेस्ट कि एक बार कॉनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन जरूर देख लेना, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो एच की वैल्यू है वो एल कॉस थीटा कैसे आई और जो आर की वैल्यू है वो एल साइन थीटा कैसे आई। ठीक है, वैसे ये याद कर लो और डेरिवेशन इसका जरूर देख लेना ताकि ये समझ आ जाए एच इक्वल टू एल कॉस थीटा कैसे है और आर एल साइन थीटा कैसे है। तो आर की जगह पुटअप किया एल साइन थीटा, जी की जगह जी पुटअप किया 10, थीटा की वैल्यू वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड 36.87 डिग्री। ओके, एंटी लूप टेबल साथ में ही लेके बैठनी है आप लोगों को। एल की वैल्यू पुटअप करी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुटअप करी, आगे आपको क्या करना है, केवल वैल्यूज पुटअप करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करोगे, ठीक है, आपको क्या मिलेगा 0.9, कितना मिलेगा 0.9। ओके, तो इस तरीके से अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से, हाफ एम वी स्क्वायर, हमारे पास मास है, हमारे पास वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी इजिली कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। तो देखिए आगे इसमें क्या करेंगे हम, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेके चलते हैं mgh, बट हमें इंक्रीज कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा mg l माइनस h। तो दैट विल बी अवर फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। m की वैल्यू पुटअप करी, g की वैल्यू पुटअप करी, l की वैल्यू पुटअप करी, लेंथ कितनी है 0.2 है, h कितना है 0.16 है, गिवन है हमें। ठीक है, आगे सॉल्व किया, आंसर आया 0.04 जूल। ओके, अब हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। अ मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड अ स्पेयर ऑफ डेथ। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्पेयर ऑफ डेथ, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स। ओके, तो देखिए वंस अगेन यहाँ पे जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, वर्टिकल सर्कल्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वर्टिकल सर्कल्स मिल रहे हैं साइड स्पेयर ऑफ डेथ। तो 2 हो गया, एक तो स्पेयर ऑफ डेथ
एक हो गया वर्टिकल सर्कल्स। तो वर्टिकल सर्कल्स के डेरिवेशन हम लोगों ने किए हुए हैं। द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड वेरी हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ स्पेयर, जो स्पेयर है उसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। हाउ मच मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड, अब हमें मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, स्पीड के लिए। तो देखो सबसे पहले डायमीटर कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है स्पीड्स के लिए। तो देखो जब भी हमें ये पता है, जब भी कोई वर्टिकल सर्किल होता है तो उसके टॉप पे स्पीड मिनिमम होती है और लोअर पार्ट में स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो टॉप पे कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, बॉटम पे कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन किया था, जब हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन किया था, तब हमने देखा था कि जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक विल चेंज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल विल चेंज इनटू काइनेटिक, बट टोटल एनर्जी विल कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी लोअर पार्ट पे, टोटल एनर्जी ऊपर पार्ट पे, अपर पार्ट पे, ओके। तो हम क्या लिखते हैं, टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ओके। तो नाउ गाइस यू नो वेरी वेल यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखा mgh, ओके। एंड वंस अगेन काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mvh स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए mvh। अब हमें ये पता है लोएस्ट पार्ट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो इसकी जगह जीरो पुट अप कर दिया, ये हो गया हाफ mvl स्क्वायर एंड द नेक्स्ट हाफ mvh स्क्वायर प्लस mg एंड हाइट, ये क्या है, टोटल हाइट है। हाइट के लिए लिखा हमने 2r, ठीक है। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। तो h की जगह वी कैन राइट 2r, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे वंस अगेन सॉल्व करते हैं। हाफ m सब जगह कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, हाफ mvl स्क्वायर इक्वल टू हाफ vh स्क्वायर प्लस 2gr। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डायमीटर चाहिए। तो जो ये डायमीटर है क्या होता है, दिस इज द h, दिस इज सेम एज द d, जिसको वी कैन राइट 2r। तो यहाँ पे जो ये 2r है इसकी जगह लिख दिया हमने d। बेसिकली वी कैन पुट, मतलब h की जगह भी डायरेक्टली d लिख सकते थे, डायरेक्टली भी लिख सकते थे वंस अगेन, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो h है, h को वी कैन राइट 2r और यहां से इसको लिख दिया gd। तो ये हो गया हाफ vl स्क्वायर इक्वल टू हाफ vh स्क्वायर प्लस gd, ओके। यहां से vl स्क्वायर, यहाँ पे कैन आप आगे एलसीएम लोगे तो ये हो गया vl स्क्वायर प्लस vh स्क्वायर प्लस 2gd। तो ये इक्वेशन हमें एज इट इज यहाँ पे मिल जाती है। एज इट इज इक्वेशन को लेते हैं तो देखो लोअर स्पीड कितनी है 10 है लोअर पॉइंट पे, अपर पे कितनी है 6 है, g की वैल्यू रखी 10, हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20d, d कितना हुआ 100 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 20, तो 64 बाय 20 3.2 मीटर, ओके। तो ये तो हमने क्या किया, स्पेयर का डायमीटर कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्या करनी है, मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। टॉप पे तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट जी आर, जी की वैल्यू पुटअप करी 10, आर की वैल्यू पुटअप करी 1.6, आपने अंडर रूट लिया तो 16 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने क्या किया, बॉटम पार्ट पे मिनिमम स्पीड को कैलकुलेट किया। तो एज यू कैन सी कि हम जो ये रोटेशनल डायनामिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देखिए बेटा कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो केवल फॉर्मूलाज से सॉल्व हो जाते हैं, कि केवल आपके पास फॉर्मूलाज है एंड यू कैन डू द न्यूमेरिकल, ओके। बट रोटेशनल डायनामिक्स इज अ काइंड ऑफ चैप्टर कि आपको कंसेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको इसके डेरिवेशन बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको न्यूमेरिकल थोड़े से इजी लगेंगे, अदरवाइज आपको नेक्स्ट स्टेप समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ओके। तो रोटेशनल डायनामिक्स पूरा चैप्टर पढ़िए एंड देन न्यूमेरिकल को कीजिए तो थोड़े से इजी लगेंगे, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर, ओके, व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, इट इज मोल्टन एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ द सेम radius, how much will its moment of inertia when rotated about its own axis। तो देखो बेटा, अगर आप चाहे रिंग लो चाहे डिस्क लो, दोनों के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ओके। तो दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज दोनों का फॉर्मूला सेम है। अगर फॉर्मूला डिफरेंट होता तो इनर्शिया भी डिफरेंट होता, बट अगर फॉर्मूला ही सेम है तो इनर्शिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिग डम्बेल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, ओके। तो हमने क्या किया, एक बिग डम्बेल लिया है जिसमें यूनिफॉर्म रॉड है और जिसका मास है कितना है, 60 ग्राम है, एंड इसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर है, ओके। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पेयर ऑफ मास 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो डम्बेल है, हमें पता है इसके साइड में क्या होते हैं, सॉलिड स्पेयर भी होते हैं। तो जो इसका मास है सॉलिड स्पेयर का 50 ग्राम हो गया और इसकी जो रेडियस है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 50 ग्राम मास एंड 10 सेंटीमीटर इज रेडियस, ओके।
are at the two ends of the rod, calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. तो देखो क्वेश्चन इज वेरी इसमें कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया, इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी आ गया। तो ऑफ कोर्स जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये सब में साथ चलती है, तो हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तो हमें इनर्शिया तीन तरीके से कैलकुलेट करना है। एक तो आपके पास रॉड है प्लस 2 स्पेयर है, ठीक है, दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनर्शिया हम देखें यहाँ पे टोटल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इनर्शिया है 2 स्पेयर के लिए, एज यू कैन सी यहाँ पे 2 स्पेयर लेंगे और एक रॉड लेंगे, ओके। तो दोनों के इनर्शिया का फॉर्मूला लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे रॉड के इनर्शिया का फॉर्मूला देखें तो दैट इज तो इजी 1/12 mr², ओके। अगर हम केवल एक रॉड लेते हैं तो इसके इनर्शिया का फॉर्मूला वी नो कितना हो जाता है 1/12 mr²। तो हमें इनर्शिया के लिए तो केवल कुछ नहीं करना, 1/12 ml², सॉरी नॉट r², दैट इज l², क्योंकि रॉड में क्या होती है, लेंथ होती है। तो ये तो रॉड का फॉर्मूला हो गया। अब बचे 2 स्पेयर। लेकिन बेटा एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो सॉलिड स्पेयर है ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये 2 एंड्स पे है। 2 एंड्स पे, सेंटर पे नहीं है, इसके 2 एंड्स में है, ठीक है, सेंटर के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे रोटेशन एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये जो स्पेयर है, स्पेयर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पेयर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके। तो सबसे पहले आपको स्पेयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पेयर, 2 स्पेयर है, स्पेयर के इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2/5 mr² होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इनर्शिया का फॉर्मूला लेंगे एंड देन इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये आप लोगों को इसमें बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो कैसे सॉल्व किया गया है सॉलिड स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले स्पेयर का क्या होता है 2/5 mr², वी नो वेरी वेल। अब हमें क्या करना है, इसकी रोटेशन एक्सिस पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो डायमीटर पे है। रोटेशन एक्सिस के लिए क्या लगाएंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इनर्शिया ऑफ स्पेयर प्लस mr², ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी स्पेयर के लिए, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, स्पेयर का इनर्शिया प्लस mr² प्लस अगर हम यहाँ पे रॉड का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12 ml²। तो एज इट इज अगर ये फॉर्मूला लिखना समझ आ गया तो बाएं हाथ का खेल है। अब देखो यहाँ पे स्पेयर 2 है तो 2/5 m इन्होंने बाहर ले लिया r² प्लस जिस डिस्टेंस पे है h² प्लस 1/12 ml²। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/12 अगर हम यहाँ पे रॉड देखते हैं तो इसका मास कितना है, 60 ग्राम का है। ग्राम के लिए पुटअप कर दिया क्योंकि आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर में, तो हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया। इसके बाद जो लेंथ है, इसकी लेंथ 20 मीटर की है तो लेंथ 20 मीटर की पुटअप कर दी। अब इसके बाद आते हैं फर्स्ट वाले पे, स्पेयर के लिए 2, मास कितना है दोनों डंबल्स का 50 है तो यहाँ पे 50 पुटअप कर दिया। 2/5 आर कितना है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पुटअप कर दिया इक्वल किस डिस्टेंस पे है, किस डिस्टेंस पे है ये देखते हैं। तो ये 10 इधर से 10 इधर से, तो टोटल कितनी हुई 20, तो 20 स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन पार्ट है तो 52 जा 100, आगे कैंसिल आउट किया 100 तो ये 20, तो 22 जा 40 प्लस 400 प्लस 5, 12 5 जा एंड ये 400। तो आगे आप इसे सॉल्व करोगे आपको कितना मिलेगा 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इज अवर आंसर, ओके। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। इनर्शिया की हम लोग यूनिट क्या लेके चलते हैं, mr²। तो ये देखिए मास क्या होता है kg, रेडियस इज मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। अब इसी को हमने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा है, ओके। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर earthenware pots is set into rotation and 100 rpm। तो जो भी फ्लाई व्हील है वो किस स्पीड से मूव हो रहा है, 100 रोटेशन पर मिनट से। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 kg, जिसका मास 10 kg है और रेडियस कितनी है 0.4 मीटर है। अ लंप ऑफ क्ले ऑफ मास 1.6 kg फॉल्स इनटू इट, ओके। तो नो डाउट हम जो भी यहाँ पे फ्लाई व्हील का यूज करके एक पॉट बना रहे थे, देखो क्वेश्चन नहीं भी समझ आए तो देखो एक सिंपल सा पॉट है जिसकी स्पीड कितनी है 100 आरपीएम। अब इसमें क्या आया, थोड़ा सा मास आ गया, थोड़ा सा मास और कहीं पे भी उड़ के आ जाता है, लंप ऑफ क्ले कहीं से भी आ जाता है। तो जो पहले की केस में इसका मास कितना था 10 kg था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ और मास इसमें ऐड हो जाता है। कितना ऐड हो जाता है 1.6 kg
इसमें ऐड हो जाता है। ओके, एंड इसके बाद जो इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 80 रोटेशन पर मिनट। कितनी हो जाती है, 80। कुछ जो हैवी होगी बॉडी तो स्पीड कम हो जाएगी, तो कितनी हो गई, 80 रोटेशन पर मिनट। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एक्स इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 pm। ठीक है, एट एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है, सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि वो किस डिस्टेंस पे आया है मास। ओके, तो हमें उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो ऑफकोर्स सबसे पहले हम इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, एंड इसके बाद वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आया है तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले व्हील का कैलकुलेट करते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर, मास कितना है 10, डिस्टेंस क्या है 0.4 एम आर स्क्वायर, आगे सॉल्व किया कितना आया 0.8 kg मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो व्हील है और क्ले है उसके बीच में कितना है, तो हमने क्या किया, व्हील का इनर्शिया लिया प्लस एम एक्स स्क्वायर। ओके, तो इन वेरी सिंपल वी विल यूज दिस फॉर्मूला, बट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है क्योंकि हमारे पास आगे डेटा नहीं है, तो हम यही यूज करेंगे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का यूज करना है। ओमेगा 1 की वैल्यू पुटअप करी 2 पाई f1, ओमेगा 2 की वैल्यू पुटअप करी 2 पाई f2, यहां से I2 कितना हो जाएगा, अब देखिए यहां से I2 कितना हो जाएगा ये हमें पता है, कितना है I व्हील प्लस एम एक्स स्क्वायर, इसीलिए इसे सॉल्व किया था। I2 की वैल्यू पुटअप करी इक्वल टू, अब बाकी चीजें 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, इधर f1 है, f2 नीचे आया, f1 बाई f2, और किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, I1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहां से हमें I व्हील प्लस एम एक्स स्क्वायर किसके इक्वल मिला, f1 बाई f2 I1। I1 किसका है, व्हील का इनर्शिया है। आगे एम एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स को ही सॉल्व करना है, तो एम एक्स स्क्वायर हो गया f1 बाई f2, ठीक है, I व्हील माइनस आई व्हील, तो ये आई व्हील कॉमन लिया तो इधर आ गया -1। तो इसी इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन किया एंड आपको ये इक्वेशन मिल गई। f1 की वैल्यू पुटअप करी 100, f2 की वैल्यू पुटअप करी 80, -1, इनर्शिया कितना है 0.8, तो यहां से आपको mx स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 0.2 kg मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट है, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, केवल एक्स चाहिए, तो m को नीचे डिवाइड पे ले जाते हैं, m नीचे डिवाइड पे गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है, मास कितना है यहाँ पे 1.6, आप एक्स को m को नीचे लेके गए, 1.6 डिवाइड हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 1.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला 1/8, और x कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1/8, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.3536 मीटर इज अवर आंसर। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। Starting from rest, an object rolls down along an incline that rises by 3 in every 5। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, कि मतलब आप देखो यहाँ पे क्या है, रोल डाउन मतलब इंक्लाइन प्लेन का है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आप रेस्ट से स्टार्ट करते हो और ऑब्जेक्ट किस तरीके से रोल डाउन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से, इंक्लाइन प्लेन पे, और जैसे ही आप यहाँ पे 5 मीटर जाते हो तो इसकी हाइट कितनी गेन हो जाती है, 3 मीटर गेन हो जाती है। तो 5 नीचे गया, 3 हाइट गेन हुई। ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग अ इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5, तो हर 5 सेकंड में इसकी हाइट 3 इंक्रीज हो रही है। द ऑब्जेक्ट गेन अ स्पीड ऑफ रूट 10 मीटर पर सेकेंड, आपको यहाँ पे स्पीड गिवन है, एंड इफ ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर अलोंग एक लाइन, तो यहाँ पे अगर ये 5.3 है तो मतलब साइन थीटा कितना हो गया, यहाँ पे साइन थीटा कितना हो गया, 3/5 हो गया। ओके, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एज यू कैन सी साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनस इज 5, तो साइन थीटा 3/5 है। इफ इट ट्रेवल अ डिस्टेंस अलोंग इंक्लाइन 5/3, ठीक है, तो यहाँ पे हमको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसकी पॉसिबल शेप कितनी है, तो ऑफकोर्स सबसे पहले हमें वी नो वेरी वेल व्हाट इज एस। यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला देखते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एस की वैल्यू कितनी मिली, एच अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये एस है, दिस इज द एच, दिस इज एस, दिस इज एच एंड साइन थीटा। ओके, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, एस साइन थीटा, एस की वैल्यू पुटअप करी 5/3, साइन थीटा की वैल्यू पुटअप करी 3/5, इक्वल कितना मिला 1। ओके, ये क्लियर है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, √2gh अपॉन 1 + k²/r²। रोलिंग मोशन के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दोनों याद होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला पुटअप किया 2gh, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करी, g की 10, हाइट की
1 एज इट इज हमने सॉल्व किए 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना मिला 2 मिला, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना मिला 1 मिला। इसकी वैल्यू से हमें पता चल गया कि जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रिंग होना चाहिए या फिर सिलेंडर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके, तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू पे आपको क्या मिल रहा है, तभी आप लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये आज की क्लास के हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए। इज देयर एनी डाउट, अगर कुछ न्यूमेरिकल समझ नहीं आया है तो यू कैन लेट मी नो, वी विल डू इन द डेप्थ। ओके, हम इसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय ऑल, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर ऑफ योर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। वंस अगेन बाय ऑल।